When the Heart Beats, भाग 8। काव्या सड़क पर पैदल चलकर जाने लगी। अर्जुन पीछे से उसे आवाज देकर रोकने लगा, लेकिन वो अर्जुन की बातों को अनसुना करके आगे बढ़कर जाने लगी। तभी वो अपने सामने से गुजर रहे एक आदमी पर पड़ी। वो उसे बस एक टक देखे जा रही थी। उस आदमी की गोद में 5 साल का एक बच्चा भी था। वो उस बच्चे को बड़े प्यार से ही रोते हुए चुप करा रहा था, लेकिन जैसे ही उस आदमी की नजर काव्या पर पड़ी, वो तो बस काव्या को ही देखने लगा। अपनी नजरें झुकाकर वो काव्या के सामने से गुजर गया। काव्या के कदम वहीं ठहर गए थे। उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो उसकी माँ के साथ हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से टपटपा गई थी। अपनी माँ के आंसू, उनकी चीखें, उनका बेहिसाब दर्द, उनकी चोटें, उनका जख्म, सारी चीजें काव्या की आंखों के सामने एक एक करके दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है और रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए खुद से ही कहने लगी, कैसा इंसान है ये, बाप कहलाने के लायक नहीं है। ये इंसान मेरी माँ को तड़प कर मरते हुए छोड़कर यहाँ मुंबई में चला आया। एक बार भी उसे मेरी माँ की या अपने बेटे की याद नहीं आई। उसने हम दोनों को ऐसे छोड़ दिया जैसे हम कोई थे ही नहीं। मेरी माँ इस इंसान के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, जिसने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा। मेरी माँ जिंदा है या मर गई, कुछ भी खबर लेने नहीं आया। ये इंसान, आज इसके हंसते हुए चेहरे को देखकर मुझे सिर्फ नफरत होती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। अर्जुन पीछे से आवाज देते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। वो फिर भी कोई आंसर नहीं देती है, तो अर्जुन उसे पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, तुम मेरी बातों को अनसुना क्यों कर रही हो? काव्या की आंखों में आंसू थे। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आखिर तुम्हारी मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम जाते क्यों नहीं हो? एक बार कहो ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है, समझे तुम? अर्जुन उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को देखते हुए कहा, ये अच्छा है, तुम लड़कियों को बहुत बात पर आंसू निकालना अच्छे से आ जाता है, ताकि लोगों को तुम पर तरस आ जाए। यही चाहती हो ना तुम? मैं तुम्हारे आंसू देखकर पिघल जाऊं, तुमसे सॉरी कहूं, लेकिन मैं ऐसा कहने वाला नहीं हूं, समझे तुम? काव्या गुस्से से उसे सुनाते हुए बोली, मैंने कहा तुमसे मुझसे सॉरी कहो, हाँ? या फिर मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूँ कि मुझे माफ कर दो? नहीं ना, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे परेशान मत करो प्लीज। लेकिन अर्जुन अपने रुमाल को उसकी ओर बढ़ाता है। काव्या उसके रुमाल को ले लेती है और वो अपने बहते हुए आंसुओं के साथ अर्जुन को वहीं छोड़कर जाने लगी। अर्जुन उसे जाते हुए देखकर, ये सचमुच में पागल तो नहीं है ना? राहुल से मैं क्या कहूंगा, लेकिन ये रो क्यों रही थी? अभी तो मुझसे झगड़ा कर रही थी बेवजह। फिर क्या हुआ? ये लड़की कुछ अजीब ही है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है इसमें। मुझे क्या, घर चलना चाहिए मुझे, दे मेरा वेट कर रही होंगी। अर्जुन अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए जाने लगा, लेकिन रह रहकर उसे काव्या का ख्याल आने लगा। लेकिन काव्या घर न जाने के बजाय वो पैदल चलते हुए कहीं दूर जा रही थी। उसे खुद को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। नैना अपने भाई के साथ घर पहुंच गई थी। बिरला हाउस में सब कुछ खुश थे। नैना की दादी माँ और मॉम उसके गले लगते हैं। रचना जैसे ही उसकी ओर देखती है, वो नैना के सर पर हाथ रखते हुए बोली, कल से काव्या की हालत खराब है, पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं। नैना अपनी आंखें उठाकर अपनी मॉम को देखते हुए कहा, मॉम वो आ रही है अर्जुन के साथ। काव्या दूर चलते चलते एक समुद्र के किनारे आकर खड़े होकर पानी की लहरों को देखने लगी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन किससे कहती अपना दर्द? सुनने वाला कोई हमदर्द जो नहीं था। इस शहर की इतनी भीड़ में भी वो अकेली ही थी, जिसे समझने वाला कोई नहीं था। वो अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए हिम्मत जुटाकर खुद को ही संभालते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद मैंने उस इंसान को मुस्कुराते हुए देखकर मेरे दिल को इतना दर्द हुआ, जी कर रहा था उसके सामने आकर पूछ डालूं, क्या गलती थी मेरी माँ की? क्या बिगाड़ा था उन्होंने जो आपने उन्हें आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं दिया? क्यों किया आपने ऐसा? लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई उस इंसान को फेस करने की। किसी पर भी भरोसा करने से डर लगता है मुझे। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ अपनों से प्यार करना सिखाया, लेकिन प्यार का दूसरा पहलू भी तो होता है ना, नफरत, तबाही, आंसू, दर्द और तड़प। और मुझे अपनी लाइफ अब तक नफरत, आंसू और दर्द ही मिले हैं, और नफरत में खुद करना सीख गई हूँ। मासी ने मुझे सहारा दिया, लेकिन कब तक मैं उन पर बोझ बनकर रहूंगी? मुझे खुद के लिए कुछ करना है, लेकिन उससे पहले उस कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। माँ, मुझे आपके सहारे की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है माँ। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले खड़े होकर? वो पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन अपनी बाइक पर बैठे बैठे ही बोल रहा था। वो उसके सवालों का जवाब देते हुए, वही जो तुम करने आए हो। अब ऐसे एंग्री यंग मैन की तरह गुस्से से अपनी आंखें मत दिखाओ, गुस्सा मुझे भी आता है, समझे तुम? जानता हूं मैं तुम्हें कितना गुस्सा आता है, लेकिन मैं तो यहाँ आता ही हूँ। यही तो एक जगह है जहाँ सुकून मिलता है मुझे। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? अर्जुन की बातों को सुनकर वो उदास हो गए। जब दिल में तूफान उठ रहे हो तो सुकून के 2 पल ढूंढने से भी सुकून नहीं मिलता है, चाहे वो जगह कितनी भी खास क्यों ना हो। काव्या की बातें सुनकर अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसके मायूस चेहरे को देखते हुए कहा, तुम राहुल की बहन हो ना? तो फिर बताया क्यों नहीं तुमने पहले? काव्या ने जवाब देते हुए कहा, मेरी कोई पहचान नहीं है, बस लोग मुझे राहुल भाई की बहन तो नैना की बहन से जानते हैं। लेकिन तुम तो चले गए थे ना, मुझे ढूंढते हुए क्यों आए? काव्या का मोबाइल बजने लगा। वो देखती है उसकी बहन नैना उसे कॉल कर रही है। कॉल रिसीव करते हुए, हेलो नैना। नैना, कहाँ है तू?
अब तक आई क्यों नहीं? काव्या, बस आ ही रही हूँ मैं, चल कॉल कट कर। नैना कॉल कट कर देती है। काव्या उसकी बाइक के पास आते हुए बोली, अब चलोगे या फिर समुद्र का नजारा देखोगे? क्योंकि जितना भी इस पानी की लहरों को देखोगे ना, उतनी ही लहर तुम्हारे दिल में भी उठेगी। अर्जुन फिर से उसे देखते हुए, तुम मुझसे कितनी छोटी होंगी? लगभग 5 साल ना? लेकिन बातें ऐसी करती हो जो मुझे समझ में ही नहीं आती है। तुम ऐसे बात करती हो जैसे तुम्हारे दिल में किसी के लिए बेपनाह नफरत हो। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है। काव्या उसके पीछे बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों बिरला हाउस के सामने आ गए थे। काव्या कार से उतरकर अंदर चली गई। उसे इस तरह जाते हुए देखकर वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगा, क्या लड़की है, बातें तो ऐसी करती है जैसे कितनी बड़ी ज्ञानी हो, लेकिन इस महान ज्ञानी से थैंक यू नहीं बोला गया। वो अपनी बाइक पर बैठकर घर की ओर चला गया। काव्या घर के अंदर आ ही रही होती है कि वो देखती है हॉल में कोई नहीं है। शाम के 6 बजे दादी माँ मंदिर में भी नहीं है। आखिर सब लोग गए कहाँ हैं? वो सीढ़ियों पर चढ़ ही रही होती है कि एक सर्वेंट नजर आता है। वो सर्वेंट से, काका, मासी और बाकी सारे घर वाले कहाँ गए हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी रचना अपने हाथों में एक ड्रेस लिए हुए काव्या के सामने आकर कहती है, कितनी देर लगा दी तुमने? कहाँ थी अब तक? हाँ मासी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात बतानी है। रचना उसकी गाल पर हाथ रखते हुए, अभी नहीं बेटा, रंधावा भाई साहब ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। सारे लोग उनके घर जा रहे हैं। तुम ये ड्रेस लो और जल्दी से तैयार हो जाना। वो उसके हाथों में ड्रेस पकड़ा देती है और खुद भी तैयार होने चली जाती है। काव्या कमरे के भीतर जैसे ही आती है, नैना उसे झट से गले लगा लेती है और एक्साइटेड होकर कहती है, काव्या, आज भाई का रिश्ता तय हो जाएगा। पता है, भाई और सोनल दी के रिश्ते की बात पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन फाइनली आज डैड ने हाँ कर ही दिया रंधावा अंकल को। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे रेडी भी होना है। तुम्हारे हाथ में क्या है? ड्रेस। कितनी प्यारी ड्रेस है। अगर तू बुरा ना माने तो मैं ये ड्रेस पहन सकती हूँ? हाँ पहन लेना, मुझे बुरा क्यों लगेगा? काव्या ने भारी मन के साथ कहा। फिर वो बेड पर लेट जाती है। उसे उदास देखकर नैना उसके पास आते हुए बोली, ये क्या, तुझे तैयार नहीं होना है क्या? जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो मॉम आएगी और 2 बातें मुझे ही सुनाकर चली जाएंगी। काव्या कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। वो वॉशरूम में जाकर चेंज करती है। फिर अपने बालों की चोटी बनाकर लाइट मेकअप करके वो तैयार हो जाती है। नैना भी उस मरून वेस्टर्न ड्रेस को पहनकर अपने बालों को स्ट्रेट करने के बाद वो ऐसे तैयार होती है जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। काव्या को देखते हुए नैना मुंह बिचकाते हुए बोली, तुम ये किस तरह के कपड़े पहनकर जा रही हो डिनर पर? कोई अच्छा सा पहनती ना। तुम्हें पता है कितने बड़े लोग हैं, म्यूजिक कंपनी के मालिक है वो, उनके यहाँ डिनर करने जा रहे हैं। नैना, बोल तो ऐसे रही हो जैसे वो मेरे कपड़ों को देखेंगे और जज करेंगे। ये माँ ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया है। मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना था, लेकिन आज मौका मिला है तो पहन रही हूँ। और मैं तैयार हूँ। मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है, और इतने मेकअप करने से क्या होगा? मैं थोड़ी ना कोई हुस्न की मल्लिका हूँ जो सब मुझे ही देखेंगे। काव्या मुस्कुराते हुए नैना से कहा। सब लोग जाने के लिए तैयार थे। काव्या अपनी मॉम, डैड और भाई के साथ कार में आकर बैठ गई। दूसरी कार में काव्या दादी माँ के साथ बैठ गई। ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है और राहुल की कार के पीछे पीछे जाने लगा। रंधावा सदन में डिनर की तैयारियां हो रही थी। सोनल सारी चीजों की निगरानी भी रख रही थी। तभी अर्जुन अपनी बहन को इतना खुश देखकर कहता है, क्या बात है दी, राहुल आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, इसलिए आप इतनी खुश है ना? हाँ, इतने अच्छे से तैयार हुई हैं आपको देखकर तो 1 मिनट के लिए मैं भी चौंक गया कि मेरे घर में इतनी ब्यूटीफुल गर्ल कौन सी आ गई। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। सोनल उसकी बातों को सुनकर, तुम भी ना छोटे। अच्छा चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ओफो दी, आपके ससुराल वाले आपको देखने आ रहे हैं, ना कि मुझे। मैं तैयार होकर क्या करूंगा? अर्जुन की बातें सुनकर दुर्गा रंधावा, अर्जुन और सोनल की दादी, कहती हैं, आज सिर्फ सोनल का ही नहीं बल्कि तुम्हारा रिश्ता भी तय होगा। सोनल इस घर से तभी विदा होगी जब तुम्हारी दुल्हन इस घर में आएगी, समझे तुम? अर्जुन चौंकते हुए, दादी माँ, इतनी जल्दी शादी? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। दी की करवानी है तो करवा दीजिए, लेकिन मुझे बलि का बकरा बनाकर मेरी कुर्बानी मत दीजिए। अभी मेरी उम्र क्या है, और मिस्टर रंधावा ने ऐसा कहा है? दुर्गा रंधावा अपने पोते की बातें सुनकर, कैसा बेटा है तू? इस घर के बारे में, मेरे बारे में, और ना अपने बाप के बारे में सही, लेकिन अपनी बहन के बारे में तो सोच, जो बचपन से तुझे माँ बनकर पालती रही है। उसे तो इस घर से हंसते हुए विदा कर। बेचारी को एक भी दिन चैन नहीं मिला। अर्जुन, तू अपने भाई होने का फर्ज निभा। इस घर की जिम्मेदारी से अपनी बहन को मुक्त करके इसे अच्छे से खुशी के साथ विदा कर, और ये तभी होगा जब इस घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई आएगी। अर्जुन अपनी दादी माँ और दी को देखने लगा। तभी दरवाजे की डोरबेल बजा। सर्वेंट जाकर डोर खोलता है। सामने राय बहादुर साहब, उनकी माँ रचना जी, राहुल, नैना के साथ पीछे खड़ी काव्या थी। तभी मिस्टर रंधावा अपने कमरे से बाहर आकर सबका वेलकम करते हुए लिविंग रूम में आते हैं। सोनल दादी माँ, रचना और राय बहादुर के पैर छूते हुए उनसे आशीर्वाद लेती है, और साथ ही साथ अर्जुन भी उन सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। राहुल अर्जुन से हेलो करता है। काव्या दादी माँ के पैर छूती है। उसे देखकर नैना भी ऐसा करती है। अर्जुन की नजर जैसे ही काव्या पर पड़ी, वो उसे देखते हुए कहा, ये इतने सिंपल कपड़े में, और इसकी बहन नैना ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। एक कितनी ग्लैमरस लुक में दिख रही है, जैसे कोई मॉडल हो, और ये इसे तो ऐसा लगता है जैसे सर्वेंट के कपड़े दे दिए गए हो पहनने के लिए। नैना सोनल को देखते हुए, हेलो दी, कैसी हैं आप? और ये मेरी बहन है काव्या। नैना की बात को सुनकर रचना बीच में ही टोकते हुए बोली, अब सोनल को दी कहना बंद करो, क्योंकि अब ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। सोनल रचना की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी।
नैना हंसते हुए, ओके मॉम, अब से ये मेरी भाभी हैं। तो भाभी, आपको मेरी बहन कैसी लगी? सोनल काव्या के गाल को छूते हुए, बहुत ही प्यारी, किसी डॉल की तरह। थैंक यू भाभी। सारे लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सारे लोग खुश थे। तभी मिस्टर रंधावा राय बहादुर साहब से, राय बहादुर, एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। इस बात की बहुत खुशी है मुझे, लेकिन इस खुशी को और दुगना करना चाहता हूँ मैं, और ये तभी होगा जब तुम्हारे घर की बेटी मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। सारे लोग मिस्टर रंधावा की ओर देखने लगे। अर्जुन अपने डैड की बात सुनकर, क्यों मेरा बेड़ा गर्क करने पे तुले हैं आप मिस्टर रंधावा? शादी वो भी नैना से? नो प्लीज, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। रचना मिस्टर रंधावा की बातें सुनकर, भाई साहब, लेकिन नैना तो अभी कॉलेज में है, और वो शादी के लिए तैयार है भी या नहीं ये भी नहीं जानते हैं हम। मिस्टर रंधावा रचना की बातों को बीच में ही काटते हुए बोले, नहीं भाभी, मैं नैना की नहीं बल्कि काव्या की बात कर रहा हूँ। वो मेरे अर्जुन के लिए परफेक्ट मैच है। वो रंधावा खानदान की बहू बनने लायक भी है। काव्या मिस्टर रंधावा की बातें सुनकर खांसने लगी और अर्जुन खाते खाते रुक गया। रचना और राय बहादुर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नैना हंसते हुए काव्या की ओर देखते हुए धीरे से उसके कान में, लगता है आज रंधावा अंकल तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। When the Heart Beats, भाग 9। मिस्टर रंधावा की बात सुनकर काव्या का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हो। उसके गले में खाना अटक गया था। वो अपनी स्पून को प्लेट में रखकर वो बिना किसी को देखकर अपने मन में सोचते हुए कहने लगी, नो नेवर, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। आखिर मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने का हक अगर किसी को है तो वो सिर्फ मेरी माँ को था। लेकिन अगर वो नहीं है तो माँ से लेंगी। लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा नहीं सकती हूँ। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी है। मैं ऐसे बंधन में बंधना नहीं चाहती हूँ जहाँ मेरे सपनों को पढ़ लगने से पहले कतर दिया जाए। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें 2 लोग ही नहीं बल्कि 2 फैमिली मिलकर निभाते हैं। लेकिन मैं भी तैयार नहीं हूँ। प्लीज मासी, ना कर दीजिए इस शादी से। मेरे बारे में सोचिए एक बार मासी। अर्जुन की नजर हैरान परेशान काव्या पर पड़ी। वो उसके चेहरे की घबराहट को महसूस करते हुए कहा, डैड, मुझे इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे रिश्ता मंजूर है। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं वही करूंगा। काव्या उसकी बातें सुनकर अपने आप से, ये पागल हो गया है क्या? शौक पर शौक दिए जा रहा है। मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। अब मैं क्या करूं? इसमें थोड़ी सी भी अक्ल है भी कि नहीं? मैं इसे जानती भी नहीं हूँ। इसके साथ एक पल बिताना मुश्किल है। पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा है ये। मैं सिर्फ उस कातिल को ढूंढना चाहती हूँ। मैं मासी को कह दूंगी अभी मुझे कोई शादी नहीं करना। मिस्टर रंधावा अपने बेटे की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, राय बहादुर, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ ना। मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनकर आएगी और तुम्हारी बेटी मेरे घर। राय बहादुर साहब और रचना जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अर्जुन सबको ऐसे हैरान देखकर कहता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो ये है कि बी और राहुल की शादी से पहले ही काव्या के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। ये शादी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। मीडिया को या फिर किसी को भी मेरी शादी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। डैड, मैं अभी कॉलेज में हूँ। शादी करने का डिसीजन मेरा है, तो इसे कब और किसे बताना है ये मैं डिसाइड करूंगा। काव्या की हालत और भी खराब हो रही थी अर्जुन की बातों से। वो उसे घूर कर देखते हुए बोली, ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है खुद को। शादी के सपने से लेकर किसे बताना है और किसे नहीं ये तक सोच लिया बिना मुझसे कुछ पूछे। इसे लगता है मैं इसके स्टेटस को देखकर, इसके नेम टैग को देखकर इससे शादी कर लूंगी। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। राहुल तो खुश था क्योंकि उसकी शादी सोनल से जो हो रही थी। तभी रचना जी सबकी ओर देखते हुए मिस्टर रंधावा से कहती है, भाई साहब, काव्या मेरी बड़ी बहन की बेटी है जो कुछ महीने पहले मेरे साथ आई थी। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसे मैं अपनी बेटी मानती हूँ, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे ही नहीं ले सकती हूँ। मिस्टर रंधावा रचना जी की बातों को समझते हुए बोले, आपने ठीक कहा है भाभी, लेकिन काव्या रंधावा खानदान की बहू बनेगी और मेरे घर की बहू बनने के लिए न जाने कितने सारे लोग मेरे अर्जुन के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। लेकिन मुझे आपकी बेटी काव्या बहुत अच्छी लगी। इसकी सादगी भरा मन और इसकी चंचलता देखकर मैंने ये तय कर लिया है कि काव्या ही मेरे अर्जुन की वाइफ बनेगी और मैं ये रिश्ता अभी तय करना चाहता हूँ और जैसा अर्जुन ने कहा है वैसा ही होगा। रचना जी अपने मन में कुछ सोचती हैं, फिर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, जैसा आप कहें। हमारा डिनर हो गया। सोनल बेटा, आज का डिनर बहुत ही बढ़िया था। सोनल मुस्कुराकर, थैंक यू आंटी। सोनल की ओर देखते हुए रचना जी कहती हैं, आंटी नहीं मॉम कहो, अब तुम मेरे घर की होने वाली बहू हो। नैना काव्या की हालत को देखकर कहती है, तुझे क्या हुआ है? ऐसे घबरा क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा सपना जो पूरा होने वाला है। अपने चेहरे पर मुस्कान आने दे और खुलकर मुस्कुरा। डाइनिंग रूम से उठने के बाद सारे लोग एक जगह लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। लेकिन काव्या तो मन ही मन में खुद को कोसते हुए कहा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं घर जाकर इस रिश्ते से मना कर दूंगी। नहीं तो फिर अर्जुन को ये मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है? अपनी बत्ती से दिखाकर क्या साबित करना चाहता है? आखिर इसके दिमाग में कुछ तो जरूर चल रहा है। सोनल काव्या और नैना के पास आकर, तुम दोनों मेरे साथ चलो। काव्या उसकी ओर सवालिया निगाहों से, लेकिन कहाँ भाभी? सोनल, पहले चलो तो सही। अर्जुन, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अर्जुन अपने साथ राहुल को लेकर गार्डन में चला आता है। गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फूलों को देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो व्हाइट लिली को देखकर मुस्कुरा रही थी। पीछे से सोनल उसे देखते हुए बोली, तुम बिल्कुल इस फ्लावर की तरह हो, एकदम अलग और स्पेशल भी।
वो सोनल को देखकर कहती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है भाभी, मैं मानती हूँ सारे लोगों में एक स्पेशल बात जरूर होती है जो सिर्फ सामने वाले को नजर आती है। नैना दूर खड़े होकर अपने मोबाइल में सेल्फी क्लिक करने लगी। राहुल से बात करते हुए सोनल थोड़ी दूर हो गई। काव्या अभी भी फूलों को ही देख रही थी। तभी अर्जुन पीछे से उसके हाथ को पकड़कर कहता है, ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज सुनकर कैसा लगा मिसेस रंधावा? ओह सॉरी, मेरी जुबान फिसल गई, सॉरी। हाँ, लेकिन कोई नहीं, कल नहीं तो परसों तुम्हें मिसेस रंधावा बनना ही होगा। उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी। वैसे ही तुम वहीं रहोगी जहां मैं चाहता हूँ। काव्या उससे अपने हाथ को छुड़ाकर, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता है। मैं तुमसे शादी करूंगी, ये सोच भी कैसे लिया तुमने? और तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करूंगी। ऐसे सपने देखना छोड़ दो डेविल, क्योंकि मैं तुम्हारी स्टूपिड गर्लफ्रेंड की तरह नहीं हूँ जो मक्खियों की तरह तुम्हारे आगे पीछे भिनभिनाती रहती है। तुम्हारी वाइफ बनने से अच्छा है मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। अर्जुन उसकी अकड़ भरी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, तुमसे तो मैं शादी करके ही रहूंगा, और अगर मैंने भी तुम्हारे नाम के पीछे अपना सरनेम नहीं लगाया ना, तो मेरा भी नाम अर्जुन रंधावा नहीं। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम कल के बाद परसों मेरे घर में, मेरे बेडरूम में होंगी। और अर्जुन रंधावा अपना चैलेंज पूरी करके रहता है, और जिंदगी भर साथ कौन रहेगा? मुझे बस अपनी बहन की खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। इसलिए तो ये शादी किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगी। तुम्हें मेरी जिंदगी कोई मजाक लग रही है क्या, या फिर तमाशा? तुम होंगे रंधावा म्यूजिक कंपनी के सीईओ, बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है तुम्हारी डैड, लेकिन मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, और मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का, समझे? काव्या उसकी ओर देखते हुए कहती है। नैना उन दोनों के पास आकर, क्या बातें हो रही है, हम सब भी कितने बड़े बुद्धू हैं ना। रात में गार्डन आए हैं, लेकिन काव्या क्यों ना तुम दोनों की एक पिक्चर ले ली जाए, ताकि ये दिन, सॉरी आज की रात हमेशा याद रखूं। अर्जुन, काव्या के थोड़े से करीब आओ ना, आखिरकार तुम दोनों साथ ही तो पूरी लाइफ बिताने वाले हो। काव्या नैना की बातें सुनकर, मुझे कोई पिक्चर क्लिक नहीं करवानी इस डेविल के साथ, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे ही जाने लगी, अर्जुन उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और नैना पिक्चर क्लिक कर लेती है। नैना, वैसे तुम दोनों मेरी नजरों में परफेक्ट कपल हो, कितना प्यार झलक रहा है। काव्या उसे आंखें दिखाते हुए, तू ना अपना मुंह बंद कर और चल मेरे साथ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। कौन इस डेविल के मुंह लगता है? काव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखती है, फिर नैना के साथ चली जाती है। सारे लोग अब जाने लगे। काव्या दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने ही वाली होती है कि दुर्गा रंधावा उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो काव्या, तुम मेरे घर की होने वाली बहू हो, और अगर मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है तो जरूर तुम इस जिम्मेदारी के लायक होंगी। वो उसके सर पर हाथ रखती है, फिर काव्या मिस्टर रंधावा के पैर छूती है। सोनल से मिलने के बाद सारे लोग एक दूसरे से मिलकर बाहर आते हैं। सोनल भी अपने सास और ससुर के पैर छूती है। राहुल से बातें करते हुए वो भी बाहर आती है। काव्या जैसे ही कार में बैठने आती है, देखती है पहले से ही अर्जुन बैठा हुआ था। वो उसे देखकर घबराते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी सीट है, और हटो, दादी माँ बैठेंगी यहाँ पर। अर्जुन एक शरारत भरी मुस्कान के साथ, तुमने सबको बाय कहा और सबसे मिलकर भी जा रही हो, लेकिन अपने लाइफ का सबसे मोस्ट हस्बैंड स्पेशल पर्सन से बिना मिले ही जा रही हो। कम से कम मेरे साथ बैठकर अच्छे से गुड नाइट विश करके जाओ। अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। वो उसे खींचकर अपने बगल में बैठा देता है। काव्या सबको बाहर में कार के पास आते हुए देखकर, निकलो तुम यहाँ से, कितनी बड़ी चिपको हो तुम, तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और जब तुम फ्लर्ट करते हो तो मुझे गुस्सा आता है। हटो तुम यहाँ से। अर्जुन काव्या को परेशान करने के लिए उसके और करीब आकर बैठने लगा। सिचुएशन इतना ऑकवर्ड हो गया था कि वो कार से उतर जाती है, पीछे से दादी काव्या को कार से उतरते हुए देखकर, बेटा तुम उतर क्यों रही हो? अच्छा मेरे लिए, ठीक है मैं बैठ जाती हूँ, तुम दूसरी साइड से आकर बैठ जाओ। सबके बैठ जाने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। काव्या साइड मिरर में देखती है तो अर्जुन स्माइल कर रहा था। उसकी कुटिल मुस्कान को देखकर वो समझ गई थी, हो ना हो ये जरूर कुछ बड़ा सोच रहा है। काव्या खुद को संभालते हुए अपने मन में, मैं मासी से इनकार कर दूंगी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो जैसे ही अपने गले के लॉकेट को छूने के लिए अपने गले को देखती है तो उसका लॉकेट उसके गले में था ही नहीं। वो घबरा कर, माँ का दिया हुआ लॉकेट कहाँ खो गया? ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? कहीं घर में ही तो नहीं खुलकर गिर गई? अर्जुन अपनी दी के साथ दरवाजे पर ही खड़ा था और मन ही मन में सोचते हुए कहा, काव्या तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखा दी ना मैंने, तो कहना शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। When the heart beats, भाग 10। अर्जुन काव्या को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान को देखकर सोनल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है छोटे, पहले तो शादी करने से इनकार कर रहे थे, फिर काव्या को देखकर ऐसा क्या हो गया था जो तुमने उससे शादी करने को तैयार हो गए? दी, आप नहीं जानती हैं क्या, नैना जैसी इस शहर में ना जाने कितनी सारी लड़कियां हैं, उनमें से ना जाने कितनी सारी लड़कियां मेरी झलक पाने के लिए मुझसे बात करने के लिए कितनी मिन्नतें करती हैं, लेकिन ये पहली लड़की है जिसने अर्जुन रंधावा को चैलेंज किया है। वो खुद को लेडी रॉबिन हुड समझती है, किसी से नहीं डरती है, अकड़ तो इतनी है कि पूछो मत। कॉलेज के पहले दिन ही उसने डेविल ग्रुप के मेंबर को सारे स्टूडेंट्स के सामने इंसल्ट की। आज मेरे दोनों फ्रेंड्स की जान चली गई है और मैं कुछ नहीं कर सका। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। सोनल उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, छोटे घर के अंदर चलो, बहुत रात हो गई है, और चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए दी, क्योंकि
मुझे भी नींद नहीं आएगी, पहले मुझे बहुत जरूरी काम करना है। सोनल उसे गुड नाइट विश करके घर के अंदर चली जाती है, अपनी बहन को जाते हुए देखकर। आपकी खुशी के लिए मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दिया है, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है रंधावा खानदान की बहू बनने की। मिस्टर रंधावा ने पसंद किया है तो क्या, लेकिन मैं सिर्फ ती की वजह से उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। कल कॉलेज तो वो आएगी ही, उसे तो अब बताऊंगा सबके सामने किसे प्रॉब्लम क्रिएट करना कहते हैं। अर्जुन रंधावा के पास सिर्फ स्टोन हार्ट है जो कभी नहीं बदलेगा। बिरला हाउस के अंदर आते ही काव्या कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगी। सारे लोग घर के अंदर आते हैं। राहुल सबकी ओर देखते हुए गुड नाइट विश करके अपने कमरे में चला गया। राय बहादुर साहब भी, उसके बाद दादी भी चली गई। नैना उबासी लेते हुए कहा, मॉम मुझे नींद आ रही है, कल कॉलेज भी जाना है, गुड नाइट। वो भी चली गई। अब रचना और काव्या हॉल में थे। रचना काव्या को अपने पास बैठाते हुए बोली, अब बोलो क्या कहना है तुम्हें? तुम कुछ जरूरी बात कहना चाहती थी ना? मासी, आज मैंने उदय श्रीवास्तव को देखा था, एक बच्ची को गोद में लिए हुए। आप सोच भी नहीं सकती मासी कि वो आदमी जिसने सिर्फ मेरी माँ को आंसू और दर्द दिए, मुझे कभी प्यार नहीं दिया। माँ के साथ साथ वो मुझे भी मारता था। वो किसी बच्ची को इतना प्यार कैसे कर सकता है? क्या वो उसकी दूसरी बीवी की बेटी थी? मासी, मैं जब भी उस इंसान को देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। गुस्सा आता है मुझे कि मैं उस जल्लाद की बेटी कैसे हो सकती हूँ। काव्या बोलते हुए रोने लगी। रचना उसे अपने गले से लगा लेती है, फिर प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोली, काव्या, दीदी चाहती थी कि तुम एक कामयाब इंसान बनो। वो सिर्फ तुम्हारे लिए उस इंसान के दिए हुए दुखों को सहती थी। लेकिन काव्या उनकी बातों का जवाब देते हुए बोली, जी मासी, क्या हुआ? आज तुमने जो राहुल के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ बेटा। जानती हो, मिस्टर रंधावा को अगर तुम ना कहती तो फिर से राहुल और सोनल की शादी में रुकावट आ जाती। क्या तुम खुश हो? अपनी मासी की बात को सुनकर काव्या के मुंह पर जैसे ताले लग गए हों। उसकी मासी उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है। अगर उसने अर्जुन से शादी के लिए इनकार कर दिया होता तो शायद राहुल का फिर से दिल टूट सकता था। वो एक फीकी मुस्कान लिए बोली, मासी, आप खुश है ना इस रिश्ते से? रचना, मेरी खुशी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या तुम सच में अर्जुन से शादी के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है तुम पर, मैं कॉल करके अभी मना कर देती हूँ। काव्या अपनी मौसी की बातों को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, नहीं मौसी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, क्योंकि कल मुझे कॉलेज भी जाना है ना। गुड नाइट बेटा। काव्या अपने कमरे में आती है तो देखती है नैना गहरी नींद में सोई हुई है। उसके बगल में लेटकर वो पिलो पर अपना सर रखती है। फिर खुली आंखों से वो सब कुछ याद करने लगी जो अर्जुन ने उससे कहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुंबई आए हुए उसे ठीक तरह से 6 महीने भी नहीं हुए और उसकी शादी होने वाली है, वो भी उस इंसान के साथ जिसे वो देखना भी पसंद नहीं करती है। अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन उसने दूसरों की खुशी के लिए कर लिया। रात बीत चुकी थी। सुबह के 9 बजे काव्या और नैना दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों रचना जी और दादी को बाय बोलकर घर के बाहर जाने लगी। स्कूटी की चाबी लेकर नैना आगे आगे चलते हुए काव्या से मजाक में कहती है, तेरा अच्छा है, अर्जुन भी कॉलेज में ही होगा, इसी बहाने तुम दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जान भी लोगे। अपना मुंह बंद रखो और दोबारा उसका नाम नहीं लेना। नैना, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, उस डेविल का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। काव्या की जुबान से ऐसी बातें सुनकर नैना उसे और चिढ़ाते हुए बोली, वैसे डेविल बहुत हैंडसम है और हॉट भी। उसके बॉडी को देखा है बिना शर्ट के? छी, कितनी बेशर्म है तू नैना, ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म आती है या नहीं? वो एक नंबर का एरोगेंट जालिम जल्लाद इंसान है, मुझे उसे देखकर ही गुस्सा आ जाता है। उसके नाम को सुनकर तुम्हें गुस्सा आता है तो फिर शादी के बाद उसके साथ एक ही कमरे में कैसे रहोगी? ये जानते हुए भी कि तुम उसे देखना भी पसंद नहीं करती हो, तो फिर शादी करने का क्या मतलब? शादी कोई मजाक नहीं है काव्या, ये वो बंधन है जो एक बार जुड़ जाए तो टूटती नहीं है। तुमने प्रेशर में आकर तो हाँ नहीं किया है ना, सैक्रिफाइस कर रही हो, फिर प्यार का क्या? जिस हस्बैंड और वाइफ में प्यार ही ना हो तो वो रिश्ता एक समझौता बनकर रह जाता है। तुम्हें यही कहूंगी कि शादी के लिए इनकार कर दो तुम काव्या, क्योंकि अर्जुन एक स्टोन हार्ट वाला इंसान है, उसके दिल में सिर्फ नफरत है और कुछ भी नहीं। उससे शादी करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। काव्या उसकी बातें समझते हुए मुस्कुरा कर कहती है, तो क्या हुआ, वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ वो मेरे साथ क्या क्या कर सकता है। और प्यार का क्या है, प्यार होने के लिए एक पल ही काफी है, और मेरा पहला प्यार मेरे लिए सिंगिंग है और कुछ भी नहीं। स्कूटी पर सवार होकर दोनों बातें करते हुए कॉलेज जाने लगे। कॉलेज गेट से अंदर आते हुए जैसे ही वो दोनों कैंपस में पहुंचे, सारे स्टूडेंट्स नैना को देखने लगे तो काव्या उसे थोड़ी सी टेंशन में देखकर, जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो घबरा क्यों रही है, और टेंशन किस बात की? और इन लोगों के पास फालतू कामों के अलावा कोई काम नहीं होता है। तो क्लासरूम में जा, मैं लाइब्रेरी से आती हूँ, मुझे बुक सबमिट करके कुछ और बुक लेनी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ओके? नैना क्लासरूम की ओर जाने लगी, तभी मैंडी उसे टकरा जाता है। नैना उसे देखकर, आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? मैंडी देखता है नैना है, वो उसकी ओर देखते हुए कहा, नैना आई एम सॉरी। वो अनजान बनते हुए, सॉरी लेकिन गलती मुझसे हुई है ना, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं देखकर नहीं चल रही थी। वो इतना बोलकर जाने लगी तो मैंडी पीछे से आवाज देते हुए, नैना मेरी बात तो सुनो, अभी क्लासरूम में जा रही हूँ, लंच टाइम में मिलते हैं, ओके? काव्या जैसे ही लाइब्रेरी में आती है तो देखती है एक लड़का जो लगभग 28 साल का होगा, गोरा रंग, लंबाई 6 फीट के आसपास होगी। वो किसी बुक को पढ़ रहा था। काव्या उसके पास आकर,
एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये बुक सबमिट करनी है। वो लड़का जैसे ही काव्या को देखता है तो मुस्कुराने लगा और उसके हाथ से बुक लेकर, ठीक है यहाँ साइन करो। काव्या उसे गौर से देखती है तो वो डीप स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रही हो? काव्या क्वेश्चन करते हुए बोली, सर आप नए हैं क्या? क्योंकि जिस दिन सोनिया का मर्डर हुआ उस दिन तो कोई और लाइब्रेरियन थे और आज आप। मैं वहां भी था जब सोनिया का मर्डर हुआ था। एनीवे, मेरा नाम आदित्य वर्मा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फ्रेशर हो ना? जी सर, मैं बुक ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे आकर बात करती हूँ। वो बुक लेने के बाद लाइब्रेरियन के पास आता है, दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद पीछे से अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था स्वीटहार्ट, और तुम लाइब्रेरी में हो? काव्या उसे घूर कर देखते हुए अपने मन में, इससे क्या हुआ है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? लाइब्रेरियन भी अर्जुन को घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो अर्जुन को पहले से जानता हो। वो अर्जुन को देखते हुए काव्या से, तुम जानती हो कैसे? ये डेविल ग्रुप में सबसे फेमस और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इतने शार्प माइंड के हैं कि कॉलेज में इनकी ही चर्चा सुनता हूं मैं। काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के लगते हैं। हेलो मिस्टर अर्जुन रंधावा। अर्जुन चौंकते हुए, आप मुझे जानते हैं क्या? आपको कौन नहीं जानता है? मैं तो आपको तब से जानता हूं जब आप मुझे जानते भी नहीं थे। बहुत अफसोस हुआ आपके फ्रेंड्स के बारे में सुनकर, सो सैड। अर्जुन, सर आपका नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले देखा है। लाइब्रेरियन हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तो अभी तुमसे मिल रहा हूँ। अर्जुन बिना कुछ कहे काव्या से, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है, तुम मेरे साथ चलो। काव्या बिना उसे देखे, मुझे अभी बुक लेने हैं, उसके बाद मेरी क्लास है, लेक्चर अटेंड करने हैं, फिर मुझे कहीं जाना भी है, उसके बाद तुमसे बात करूंगी। अर्जुन बिना कुछ बोले ही आदित्य सर के सामने ही काव्या का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। तभी आदित्य सर अर्जुन को रोकते हुए बोले, अर्जुन ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, वो भी एक लड़की के साथ? मैं इसके साथ कुछ भी करूं, आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? आप सिर्फ लाइब्रेरियन हो, जितनी आपकी ड्यूटी है वही करो। अर्जुन की बातें सुनकर आदित्य सर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए रह जाते हैं। अर्जुन काव्या का हाथ खींचते हुए ले जा रहा था। वो गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को जाते हुए देखकर, मैं कौन हूं और क्या हूं ये जानते नहीं हो तुम, और क्या कर सकता हूं ये सोच भी नहीं सकते हो। फॉरेंसिक लैब में दोनों बॉडी की पोस्टमार्टम हो रही थी। सोनिया की बॉडी को देखकर जिया को बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसे घबराते हुए देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आशुतोष मुस्कुराते हुए बोले, जिस तरह की हमें ड्यूटी करनी चाहिए हम बस वही कर रहे हैं। तुम्हारी तरह अगर मैं भी घबराता तो आज पोस्टमार्टम कभी नहीं कर पाता। थोड़े पेशेंस के साथ काम करो जिया, और इस तरह की हरकत करना बंद करो। सर मैंने ऐसी डेड बॉडी को कभी पोस्टमार्टम नहीं किया है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ऐसे फॉरेंसिक डॉक्टर कभी नहीं बनती। जिया की बातें सुन डॉक्टर आशुतोष हंसने लगे। आप हंस रहे हैं सर? मुझे सोच सोच कर डर लग रहा है, इस लड़की को कितना पेन सहना पड़ा होगा, तड़प तड़प कर मरी होगी, किलर बहुत ही क्रूर होगा। जिया की बातों का जवाब देते हुए, जिया किलर क्रूर के साथ साथ बहुत ही शार्प माइंडेड वाला होगा। उसके दिल में सिर्फ नफरत रही होगी और रिवेंज उसने ऐसे लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता है। हैरानी की बात है, स्केल पेन का इस्तेमाल करके उसने अपने मर्डर को अंजाम दिया है, जो कोई सोच भी नहीं सकता है। शिंदे की मुश्किलें बढ़ गई है, इस किलर को ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना कि वो समझ रहा है। कॉलेज के कॉरिडोर से अर्जुन काव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे रिहर्सल रूम के अंदर ले गया। वो उसे दीवार से सटाकर उसके करीब आकर कहने लगा, तुमने मुझे समझ कर रखा है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। कान खोलकर मेरी बात सुनो, आज के बाद तुमने ऐसे किसी के साथ बैठकर बात की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। कौन है वो लाइब्रेरियन जिससे तुम बात कर रही थी? तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी कैसे की? हाँ, वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, छोड़ो मुझे। इतना कहकर वो उसे जोर से धक्का दे देती है। अर्जुन लड़खड़ाकर गिरने ही वाला होता है कि वो खुद को संभाल लेता है। काव्या उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अर्जुन रंधावा तुम मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करूंगी। और ऐसे मुझ पर हक जताकर साबित क्या करना चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूँ? मुझसे दूर रहकर बात करो, समझे? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठाने की बिल्कुल कोशिश मत करना तुम। काव्या की आंखों में आंसू थे। अर्जुन उसकी जुबान से शादी के लिए हाँ सुनकर बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि कल रात तक तो वो बिल्कुल भी खिलाफ थी। आज ऐसा क्या हो गया है इसे? वो उसके माथे को छूते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं? ऐसा बोलकर क्या समझाना चाहते हो? मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन अपना सपना नहीं भूल सकती हूँ, और मैंने सिर्फ शादी के लिए हाँ कहा है, उससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना। अर्जुन उसकी बातों को सुनकर चौंकते हुए कहा, अब तुम्हारा कोई सपना भी है? ऐसे एटीट्यूड से मुझसे बात मत करो, समझी? और तुम जैसी लड़कियों का एक ही तो सपना होता है, अमीर लड़कों को फंसाकर उन्हें अपना बनाना। तुम्हें तो क्या ऑफर मिला है, इतने बड़े घर की बहू तुम बन जा रही हो। तुम्हारी तो ऐश ही ऐश है, लेकिन बदले में तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें रखूंगा। अर्जुन की बातें सुनकर काव्या एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर लगाती है। अर्जुन अपने गाल पर हाथ रखकर उसे घूर कर देखने लगा।